आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, आपको पता है काइनेटिक थ्योरी की ज्यादातर बातें हम गैसेस के लिए करते हैं। तो मान लो यहां गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहां गैसेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी मान लो vn है। सबकी वेलोसिटी अलग अलग है और सबकी स्पीड भी मान लो अलग है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन में भी अलग है और मैग्नीट्यूड में भी अलग है। तो प्यारे बच्चों, एक हमने टर्म बनाया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब सारी वेलोसिटीज का आप स्क्वायर करो, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, डैश 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 vn का स्क्वायर। पहले आप वेलोसिटीज का स्क्वायर करो, फिर उनका मीन निकालो। मीन क्या होता है बच्चों? एवरेज। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 vn स्क्वायर। पहले आप सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दिया n से। ऐसी एवरेज निकलता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज मीन लिया, फिर उस पर रूट लगा दो, ये रूट लगा दिया। इस टर्म को हम बोलते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है एकदम? जैसे मान लो मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल्स दिए, 1 2 3, बोला इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड बोली 200 मीटर पर सेकेंड। आपसे हमने कहा VRMS निकालिए, तो VRMS के लिए पहले सभी स्पीड का स्क्वायर करो और उनका एवरेज निकालो। तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, फिर इसको अंडर रूट कर दो। दिस विल बी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर हो गया? स्क्वायर वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन लिया और फिर उस पर रूट लगा दिया, इसको बोलते हैं VRMS। कंसेप्ट क्लियर हो गया? प्यारे बच्चों, जिस तरह से यहां पे RMS मिला है ना, ऐसे ही क्लास 12th में आपको मिलेगा RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सेम कंसेप्ट लगेगा, है ना? ऑल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा। अब ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है भाई? चेंज होती रहती है वैल्यू, तो हम वहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट करंट होते हैं, उनका स्क्वायर। यही कहानी देखेंगे जब आएगा। तो अभी आपको मैंने आरएमएस का बेसिक कंसेप्ट बताया कि क्या होता है, कि जितनी वेलोसिटीज दी हैं सबका स्क्वायर करके एवरेज निकाल के रूट लगा दो, उसको बोलते हैं VRMS। तो इस बात को मैं साइड में कहीं लिख लेता हूं, VRMS इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डैश 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 VN स्क्वायर डिवाइड बाई n, और इसका भी रूट ले लिया। ठीक है, अगर हम बात करें कि गैसेस में VRMS किसके इक्वल होती है गैसेस में, तो हमने देखा कि आइडियल गैस के केस में VRMS, काइनेटिक थ्योरी ने हमको इसकी वैल्यू बताई है √3RT/m। ये पिछले वीडियो में भी हमने आपसे डिस्कस किया था, √3RT/m। R अपना गैस कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। T को आप केल्विन में रखिएगा जानबूझ के, T को हमेशा केल्विन में रखेंगे। M है मास, कौन सा मास मोलर मास ऑफ गैस, और m को आप केजी में रखिएगा, SI यूनिट में। गैस का मोलर मास किस में रखना है? केजी में, क्योंकि बाकी सब भी SI यूनिट में है, R भी SI यूनिट में है, देख रहे हो, जूल पर मोल, टेम्परेचर भी SI यूनिट केल्विन। तो वेलोसिटी भी SI यूनिट में आएगी, यानी वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला कैसे आया जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, इसकी वेलोसिटी V3 है, इसकी वेलोसिटी Vn मान लो, बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैं पूछूं इन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? पहले वाले की हाफ m V1 स्क्वायर, दूसरे की हाफ m V2 स्क्वायर, तीसरे की हाफ m V3 स्क्वायर एंड हाफ m Vn स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई कितने मॉलिक्यूल्स की? n मॉलिक्यूल्स की। प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, यहां से हाफ m कॉमन हो गया, मेरे पास बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डैश 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 Vn स्क्वायर। ध्यान देखो, ये उस टर्म के कुछ कुछ सिमिलर हो रहा है। एक काम करो, इधर n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा टर्म बनेगा n से डिवाइड करने के बाद, ये जो टर्म बना इसको मैं ये लिख सकता हूं हाफ m
वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू एन। इस टर्म को, ये टर्म यही तो है, किसके इक्वल होगा ये, वी आर एम एस के स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर करके देखो, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर वी एन स्क्वायर बाई एन, वी आर एम एस का स्क्वायर। तो ये टर्म को मैं वी आर एम एस का स्क्वायर लिख सकता हूं। बिल्कुल, यहां तक आप समझ में आ गया। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मैं अगर कहूं कि मैं 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो प्यारे बच्चों 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, एन के। एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एन लिख दूं, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो। तो यही काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस की बात करूं, और डेफिनेटली आइडियल गैस की है, तो हो जाएगी हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो कि m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। ये क्या है, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो 1 मोल में है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, भाई इसी को तो मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को मोलर मास बोलते हैं, 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, ये बन गया मोलर मास। सो हाफ कैपिटल एम वी आर एम एस का स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई। अब अगर आपको काइनेटिक थ्योरी याद हो, तो काइनेटिक थ्योरी हमसे कहती है दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज 3/2 RT। यही था काइनेटिक थ्योरी में। काइनेटिक थ्योरी का सेकंड वीडियो, काइनेटिक थ्योरी 02 फिजिक्स वाला सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही बात मैंने प्रूफ की कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस की 3/2 RT होती है। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 RT बाय एम, या वी आर एम एस इज इक्वल्स टू √3 RT बाय एम। यही बात हमें चाहिए थी, प्रूफ हो गई। क्लियर है, यही हमको प्रूफ करना था। आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत? एम को किस में रखोगे, केजी में रखना, बस ये बात याद रखना, ठीक है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस पे बहुत सिंपल सिंपल से सवाल बनते हैं, मिटा दूं, समझ में आ गया है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस इज 3/2 RT, और मैंने 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाली, ये आ रही थी, यहां से VRMS का एक्सप्रेशन। मिटा दें, बहुत बढ़िया। तो इस पे बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल पहले ले लूं आपको, जिससे आइडिया लगे कि VRMS करीब करीब कितना होता है। सो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड VRMS फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, करीब करीब रूम टेम्परेचर। रूम 25 होता है, मैं 27 ले रहा हूं। आपको ऑप्शन दे दूं, A, B, C, D। ऑप्शन है 1.3 इंटू 10⁻³ 1.3 इंटू 10⁻³ 1.3 इंटू 10⁻² 1.3 इंटू 10⁻²। और सभी ऑप्शन किसमें है, मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट में, मीटर पर सेकेंड। तो एक बार जरा आप ट्राई करें इसको, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालिएगा। देखिए 10 की पावर में फर्क है, वैल्यू में तो फर्क नहीं है प्यारे बच्चों, तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमको चाहिए होगा। चलिए मैं करूं, ओके चलिए देखते हैं। सो VRMS इज इक्वल्स टू √3 RT बाय एम। √3, R की जगह 8.314, T की जगह, T को केल्विन में रखना है, तो 27 + 273 यानी 300 केल्विन डिवाइड बाई मास। अब हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम, पर आपको केजी में रखना है, तो 2 इंटू 10⁻³ SI यूनिट में। 2 ग्राम था तो उसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया। अब देखो 10 की पावर सब में चेंज हो रही है और वैल्यू तो सेम है, तो वैल्यू पे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपने को, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत चलेगा, है ना। क्या किया जाए, इसको 8 मान लें, तो 2 4 = 8 हो जाएगा, तो ऊपर 3 इंटू 4 इंटू 300, और ये 10 की पावर ऊपर गया के 3, तो करीब 3 4 = 12, 12 3 = 36 इंटू 10⁵, या मैं लिख सकता हूँ √3
3.6 इंटू 10⁶, 10⁶ बाहर आके 10⁻³ और 3.6 किसका स्क्वायर होगा, 3.6 किसका स्क्वायर होगा। अब जो भी होगा ये वैल्यू मान लो x है तो ये 2 से छोटी होगी 1 से बड़ी होगी, है ना। 4 होता अगर ये तो आंसर 2 आता, और 1 होता तो 1 आता। तो 4 और 2 के बीच में तो किसका स्क्वायर होगा, 1 पॉइंट समथिंग का, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। मतलब जो भी आंसर है वो इंटू 10⁻³ यानी ऑप्शन बी 1.3 इंटू 10⁻³। क्लियर। अब ये तो स्क्वायर करने पे थोड़ा कम आ रहा है वैल्यू, ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन भी कर रखे हैं तो हम मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमसे भी हो गई है। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो इससे आपको ये रियलाइज हुआ कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वो रूम टेम्परेचर पे 1000 मीटर पर सेकंड के आसपास आती है, 10⁻³ 1000 मीटर पर सेकंड के अराउंड होती है। जरा एक और क्वेश्चन करें। इफ वी आरएमएस for hydrogen is x at a given temperature, find VRMS for oxygen at same temperature। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं A B C D। If VRMS for hydrogen is x at a given temperature, find VRMS for oxygen at the same temperature। तो आपके ऑप्शन है 2x, x/2, 4x, x/4। चलिए ट्राई करें। टेम्परेचर दोनों गैसेस का सेम है, हाइड्रोजन के लिए VRMS x है तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगी। तो प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, मतलब रॉन्ग आंसर आप तुरंत हटा दो। आप देखो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जो जितना भारी होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। लॉजिकल भी है, लॉजिकल भी तो है। सोचो जो जितना भारी होगा उतना धीमे चलेगा। देख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो इन दोनों में भारी कौन है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की स्पीड x से कम आएगी। तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। कमी होना है, ज्यादा नहीं होना है। आइए चेक कर लेते हैं। V ऑफ ऑक्सीजन अपॉन V ऑफ हाइड्रोजन √3RT/m ऑफ ऑक्सीजन √3RT m ऑफ हाइड्रोजन। सही है। 3RT कैंसिल क्योंकि टेम्परेचर भी सेम बोला है। तो √m ऑफ हाइड्रोजन अपॉन m ऑफ ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों √m ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम्स, 2 इंटू 10⁻³ मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स, तो 32 इंटू 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10⁻³ लिखने की जरूरत नहीं थी। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितनी दी है x, √2/32 √1/16 1/√16 कितना आएगा 1/4। तो V ऑफ ऑक्सीजन बटे x इज इक्वल्स टू 1/4। तो V बाई ऑक्सीजन x/4। क्लियर है। 4 गुना कम। आसान सवाल था। ऐसे ही हलवा सवाल बहुत बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। कर लेंगे आप। आगे बढ़े, मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया। चलिए एक मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप उसको कमेंट करना आंसर, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, आप खुद से ट्राई करो। हमसे बोलता है एट 300 डिग्री सेल्सियस VRMS of hydrogen is same as VRMS of oxygen at T in Kelvin। मतलब हाइड्रोजन की VRMS और ऑक्सीजन की VRMS सेम है। जब हाइड्रोजन का टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का टेम्परेचर है T केल्विन में। VRMS of hydrogen is same as VRMS of oxygen at T temperature in Kelvin। Find T। आपके ऑप्शन है 2400 केल्विन, 3600 केल्विन, 4800 केल्विन, 6000 केल्विन। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके आंसर को आप नीचे कमेंट करिए, ठीक है। आसान है। दोनों की VRMS सेम हो गई है, ठीक है। दोनों की VRMS सेम हो गई है।
आपको फाइंड करना है किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की वीआरएमएस हाइड्रोजन की उस वीआरएमएस के बराबर होगी जो 300 पे, यानी आपको जो आप यूज करोगे वीआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू वीआरएमएस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे टेम्परेचर T है, यहां पे टेम्परेचर 300 है, यहां मास कितना लोगे 2, यहां मास कितना लोगे 32। तो ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आप ऑप्शन कमेंट करेंगे A B C, ऑप्शन कमेंट करेंगे A B C। क्लियर है? बहुत आसान वीडियो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, उसमें कोई बहुत खास बात बताने को नहीं थी अभी तक। चलो अब बात करते हैं, देखो VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ये बात याद रखना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ेगी, लॉजिकल भी है। टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म होगा, एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, प्रेशर के बारे में क्या कहते हो? प्रेशर के साथ कैसे चेंज होगा VRMS, पता लगाना है। क्या प्रेशर बढ़ाने में बढ़ेगा कि घटेगा? आइए फॉर्मूले को हम प्रेशर के टर्म्स में ले सकते हैं। VRMS इज इक्वल्स टू √3 RT बाय M। ये लिखा है आपने, RT बाय M ये लिखा हुआ है आपने, है ना। अच्छा, कैसे आया था एक्सप्रेशन याद है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था हाफ कैपिटल M VRMS का स्क्वायर। 1 मोल का मास रखा, VRMS का स्क्वायर। इधर हमने क्या रखा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल 3/2 RT इज इक्वल्स टू हाफ M VRMS का स्क्वायर। यहीं से तो बनाया था फॉर्मूला। अगर 1 मोल गैस की बात कर रहे हो बच्चों, अगर 1 मोल गैस की बात कर रहे हो तो PV इज इक्वल्स टू nRT में नंबर ऑफ मोल्स 1 रखोगे तो PV इक्वल टू RT आएगा 1 मोल ऑफ गैस के लिए। यानी RT की जगह आप PV भी लिख सकते थे। सो 3/2 PV इज इक्वल्स टू हाफ M VRMS का स्क्वायर। 2 कैंसिल, यहां से देखो VRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 PV बाय M। अब सुनो, ऐसे छोड़ा नहीं जाता इसको 3 PV, क्योंकि वॉल्यूम ऐसी चीजें दी नहीं रहती। क्वेश्चन में प्रेशर दिया रहेगा कि बाहर प्रेशर इतना है, वॉल्यूम तो देगा नहीं गैस का। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। √3 P M बाई V, इस V को नीचे ले आए, M बाई V, मास बाई वॉल्यूम क्या बन गया बच्चों? डेंसिटी। सो फॉर्मूला बनेगा √3 P बाय रो, यहां फॉर्मूला बनेगा √3 P बाय रो, 3 P बाय रो। यानी अगर मान लो कभी RMS वेलोसिटी पूछता है और आपको डेंसिटी दे देता है और क्या दे देता है, आपको डेंसिटी दे देता है और प्रेशर दे देता है, तो आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पर यहां से पता ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि प्रेशर बढ़ाने घटाने पे RMS पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अभी आप झटके से फॉर्मूला देख के आप बोल दोगे कि भाई साहब प्रेशर बढ़ाने पे VRMS बढ़ेगा, पर ये बात गलत है। प्रेशर के चेंज होने पे डेंसिटी भी चेंज होगी, प्रेशर के चेंज होने पे डेंसिटी भी चेंज होगी, तो VRMS उससे बढ़ेगा घटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप टेम्परेचर के बारे में बोल सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे VRMS बढ़ेगा, प्रेशर के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। प्रेशर डेंसिटी जब दोनों चीज दी हो तब बात करिएगा। प्रेशर डेंसिटी देख के वैल्यू पूछी हो तो आपने, कई बार होता है कि ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी SI यूनिट में ये है, उस टाइम प्रेशर इतना है, तो बताओ VRMS कितना है, तो निकाल सकते हो। तो ये याद रखोगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। √3 RT बाई M भी है, √3 P बाई रो भी है, इसको SI यूनिट में रखना, ठीक है, तब आंसर मीटर्स पर सेकेंड में आएगा। अगर आपसे बोल दे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हमने इंक्रीज किया, अब बताओ VRMS का क्या होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमने प्रेशर बढ़ाया, तो बताओ VRMS का क्या होगा, तो बोलना VRMS कांस्टेंट रहेगा। ये भी याद रखो।
यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो Vrms बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो Vrms घटेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Vrms कांस्टेंट है। टेम्परेचर से उसका जन्म जन्म का नाता है, टेम्परेचर के साथ हमेशा वो लॉयल रहेगा। टेम्परेचर रुका है तो वो रुका रहेगा, बढ़ा है तो बढ़ेगा। प्रेशर एशर से कोई मतलब तब नहीं होगा। अभी मान लो प्रेशर बढ़ा रहे हो, साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तब कोई कमेंट नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? अगर बोल दे रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Vrms विल रिमेन कांस्टेंट। इसको डाल लो दिमाग में, इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कह देना नथिंग कैन बी सेड, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये वाला ऑप्शन मिटा दे। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बात थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। अब गैसेस में इसके सिवा दो और तरह की वेलोसिटी होती है, उनको भी हम चलिए समझते हैं। और उसके पहले चलिए आपको मैं समझाता हूं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसी के अंदर सारी वेलोसिटी समझ लेंगे। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो ये मैक्सवेल साहब ने क्या किया, आपको पता है पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ज्यादातर पोर्शन जो है वो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब का है। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ बनाया बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार पेपर में आया हुआ है। उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं फ्रेम के बाहर हो गया हूँगा, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल इतनी अच्छी है भी नहीं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स का। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इस तरफ बताएगा कितने फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल के, इस तरफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। अभी समझ में आएगा धीमे धीमे। ये ग्राफ प्लॉट करने पे कुछ ऐसा बना। अब सुनो 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 सुनो, ये ग्राफ प्लॉट करने पे ऐसा बना कुछ इस तरह का। उन्होंने इस कर्व की इक्वेशन भी लिखी थी जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका कोई यूज। इसकी कर्व की इक्वेशन भी थी, ये कर्व है ना, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी है कि y एक्स एक्स स्क्वायर है कि क्या है, इस कर्व का पूरा इक्वेशन डिफाइंड है, पर उसका हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब आते हैं, जैसे बताते हैं क्या, जैसे मान लो यहाँ स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड है मान लो 300, ऐसी मान लो 300 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ क्या बता रहा है कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड 100 है, इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड 200 है, इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की स्पीड 300 है। मतलब इस तरफ बता रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड 100 है, कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड 200 है। मतलब मॉलिक्यूल्स का कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। असल में इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम बताया था, और समझाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम, समझ लो, है ना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी समझाते हैं, ठीक है। समझो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इस तरफ इन्होंने ग्राफ में जो यूज किया था मैथमेटिकली वो था dn बाई dv, dn बाई dv। मतलब कि अगर यहां पे मैं ऐसे दो लाइन खींचूं और इस एरिया को मैं कैलकुलेट करूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस एरिया को मैं कैलकुलेट करूं, सो दिस विल गिव अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड ये है v। ये एरिया हमें देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज स्पीड इज v, या 100 मान लो, 50 मान लो, है ना। एक्चुअल में तो और अंदर था कंसेप्ट, उन्होंने कहा था कि ये स्पीड v होगी और ये स्पीड v प्लस dv होगी, भाई है कि नहीं, यहां से यहां स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। सो दिस विल गिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज स्पीड इज इन बिटवीन v टू v प्लस dv। इस एरिया से वो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनकी स्पीड v से v प्लस dv। अरे सर बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इसको आसानी से इसलिए मैं समझा रहा था
कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल। ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू है, ये हमें बताएगा कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है। ठीक है, जैसे समझाते हैं तुमको, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। मैं पूछूं क्या ग्राफ की मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? खुद से सोचो, क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी है? नहीं, वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस पे बढ़ रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहां कहीं आएगी। भाई वेलोसिटी तो इधर बढ़ रही है ना। ये मैक्सिमम नहीं बच्चों, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस इज VMP। अब ये क्या है? वो मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी ये है, वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा है। अगर मैं इस जगह का एरिया कैलकुलेट करता हूं, इस जगह का एरिया मैं कैलकुलेट करूं, तो मुझे दिखेगा कि ये वाला एरिया सबसे ज्यादा है, मतलब ये वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा फ्रैक्शन प्रेजेंट है। इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल। नहीं समझ में आ रहा? ग्राफ बता रहा है किस स्पीड के कितने कितने मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस स्पीड के मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज सबसे ज्यादा या सबसे कम। जैसे इस स्पीड के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं, इतने हैं, इस स्पीड के मॉलिक्यूल्स इतने हैं, इस स्पीड के मॉलिक्यूल्स इतने, इस स्पीड के इतने। मतलब बहुत कम स्पीड के मॉलिक्यूल्स भी कम है, बहुत ज्यादा स्पीड के मॉलिक्यूल्स, ये देखो ये जो एरिया ये बता रहा है कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा है। एरिया से मिलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एरिया क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड इज बिटवीन v एंड v प्लस dv। तो आप देख रहे हो ये एरिया भी बहुत कम मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड के मॉलिक्यूल भी कम है, बहुत कम स्पीड के भी कम है, बीच वाली स्पीड खूब ज्यादा है। तो अगर मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल है, इसका कंसेप्ट समझाते हैं मोस्ट प्रोबेबल का। एक बॉक्स है जिसमें बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मेरी आंख पे पट्टी बांध दी, हमसे बोला एक मॉलिक्यूल निकालो। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस मॉलिक्यूल के निकलने की है वो ये वाले हैं। भाई समझ लो, यहां वैल्यू लिखी है 20, यहां लिखा है 50, यहां लिखा है 100। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस वाले के हैं, मतलब जो डब्बा दिया है उसमें 20 मॉलिक्यूल्स हैं इस स्पीड के, 50 मॉलिक्यूल हैं इस स्पीड के और 100 मॉलिक्यूल हैं इस स्पीड के। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके निकलने की है? इस वाले की, जिसकी स्पीड ये। समझ में आ रहा है? अब डब्बे में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस स्पीड के हैं, बाकी स्पीड के मॉलिक्यूल्स कम है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसको बोलते हैं वी मोस्ट प्रोबेबल। तो वी मोस्ट प्रोबेबल वैसे तो हम मैथमेटिक्स लगा के इसकी इक्वेशन हम निकालते हैं, बट हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वी मोस्ट प्रोबेबल का, हमें इसकी इक्वेशन समझने की कोई जरूरत नहीं है। √2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट समझ में आ गया? वो स्पीड जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है। क्या वो मैक्सिमम स्पीड है? नहीं, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है। जिस तरह से आपने पढ़ा था VRMS, जिसकी वैल्यू थी √3RT/m। बच्चों इसी तरह से एक और स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं VAverage। स्पीड है ये, वेलोसिटी नहीं है। VAverage इज अ स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो कुछ की स्पीड आगे जा रही है, कुछ की स्पीड कम हो रही है, इन सब का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो एवरेज आता है √8RT/m। और ये स्पीड है। अगर आपसे कोई V एवरेज पूछे तो बच्चों आंसर 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी कोई पूछे तो वो 0 होगा। क्यों भाई? एक मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा V1 से, एक मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा V2 से, एक मॉलिक्यूल है वो इधर जा रहा V3 से, एक मॉलिक्यूल है इधर जा रहा V4 से। तो अगर वेक्टोरियली आप एवरेज निकालोगे तो 0 आएगा, एक इधर एक ऊपर एक इधर एक इधर। तो वेक्टर वाली कहानी नहीं है, ये स्केलर वाली कहानी है, स्पीड है, स्पीड का एवरेज है। तो 3 तरह की वेलोसिटी गैस में फेमस है। आरएमएस समझ में तो आई गई है अब तक आपको, रूट मीन स्क्वायर। मोस्ट प्रोबेबल भी समझ में आ गई, जो सबसे ज्यादा है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की यही स्पीड है। और एवरेज क्या है? सबकी स्पीड का एवरेज, हर मॉलिक्यूल की स्पीड ली और उसका एवरेज। बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, तो आप एक वर्ड याद रखेंगे रैम, RAM, रैम। तो R इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन M, V RMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन V
मोस्ट प्रोबेबल, रैम। याद रहेगा, मोस्ट प्रोबेबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। कोई आपसे पूछता है इस पूरे ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, एरिया ऑफ ग्राफ आपको क्या देगा, तो आप बोलो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पूरा एरिया निकाल लोगे तो सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इतना एरिया क्या देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज वेलोसिटी इज बिटवीन v एंड v प्लस dv। 100 से लेके 120 या 100 से लेके 101, पार्डन मी, 100 से लेके 101 मीटर पर सेकंड के बीच में स्पीड रखने वाले इतने मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे यहां 500 से लेके 700 के बीच की स्पीड वाले इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फॉर्मूले रटने हैं और कुछ नहीं है। वी एवरेज अंडर रूट 8 RT बाई पाई एम, वी आर एम एस अंडर रूट 2 RT बाई एम, वी मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट 3 RT बाई एम। हो गया, मिटा दें। ओके, फॉर्मूले रटने हैं, फॉर्मूले। ये सब वैसे केमिस्ट्री में ज्यादा बात हो चुकी थी इसकी, आज यहां पे भी कर ली। बच्चों इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ना है, मीन फ्री पाथ और उसका कैलकुलेशन। चलिए, मीन फ्री पाथ। गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में होते हैं। काइनेटिक थ्योरी यही बोलती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, और काइनेटिक थ्योरी बोलती है सारे कोलिजन इलास्टिक इन नेचर होंगे, है ना। दो तरह के कोलिजन पढ़े हैं आपने, इलास्टिक, इन इलास्टिक, और एक बीच का भी होता है पार्शियल इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक। जिसको इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है यूट्यूब पे टाइप करेगा, है ना, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन। इसकी भी पूरी सीरीज है, 4 या 5 वीडियो की मैंने बताई है। खैर, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन आपस में करते हैं। तो मान लीजिए यहां पे कई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये अपना एक मॉलिक्यूल अपने पास ये है, ठीक है, हम इस पे ध्यान दे रहे हैं, इस मॉलिक्यूल पे। ये मॉलिक्यूल चला और खूब कोलिजन किया, यहां से आगे बढ़ा, इससे कोलाइड किया, फिर 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 आगे गया, इससे कोलाइड किया, लगातार लोगों से लड़ता जा रहा। मान लो पहले कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है λ1, दूसरे कोलिजन और तीसरे कोलिजन के बीच का डिस्टेंस λ2, फिर ये λ3, फिर ये λ4। इनको हम बोलते हैं फ्री पाथ। दो कोलिजन के बीच का जो रास्ता है वो फ्री है, उसमें कोलाइड नहीं करना पड़ेगा। ये पहली बार इसको फ्री पाथ मिली, दूसरी बार एक और फ्री पाथ मिली, फिर लड़ने के बाद फिर फ्री पाथ मिली। बच्चों फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फ्री पाथ। ये गया, पहले इससे लड़ा, फिर इससे लड़ा, फिर उससे लड़ा, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। सभी फ्री पाथ का हम एवरेज निकाल दें तो बोलेंगे मीन फ्री पाथ। सिंपल है। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? लैम्डा मीन कोई आपसे पूछे तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λn डिवाइड बाय, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या है मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। इन सबका एवरेज निकाल दो। तो मीन फ्री पाथ आप समझ गए कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। हर बार चेंज होता रहेगा, कभी कुछ मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, कुछ दूर दूर हो जा रहे हैं, चेंज होता जा रहा है हर बार, है ना। तो कभी जल्दी कोलिजन हो रहा है, कभी देर देर में हो रहा है। तो ओवरऑल हम एवरेज पढ़ते हैं, सिंगल कोलिजन्स की बात नहीं करते हैं। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है मीन फ्री पाथ की। देखिए जरा कैसे करेंगे हम कैलकुलेशन, ध्यान से देखिए, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है ये, और ये टॉपिक नीट में ज्यादा पूछा जा रहा है, नीट में, एम्स में, ठीक है। ये टॉपिक पहली बार मुझको भी तभी पता चला था अपने टीचिंग करियर के फर्स्ट ईयर में ही, जब एक बच्चे मेरे पास सवाल लेके आई मीन फ्री पाथ का, और तब मैंने देखा कि नई पूरी कहानी चल रही है अंदर डेरिवेशन की, ठीक है। तो क्या है, क्या दिया है इसमें? मान लो यहाँ एक मॉलिक्यूल है,
एनसीईआरटी में दे रखा है पूरा। सर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे क्या? गधे थे सर क्या आप एकदम? चलो मान लें यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बना के दिए हैं, ठीक है, और हमें मीन फ्री पाथ देखना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विदाउट कोलिजन, एवरेज। प्यारे बच्चों में यहां पे एक सिलेंडर, ये हमारा टेस्ट वाला मॉलिक्यूल है, इसी के ऊपर सब देखना, यही सारे कोलिजन करेगा। इसको स्पेशल मैंने बनाया है, कोई स्पेशल पैदा नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों में यहां पे एक सिलेंडर बनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंडर, ऐसे ही इमेजिनरी, मेरा मन, ठीक है। और इस सिलेंडर को मैंने 1 मीटर लंबा बनाया है, यूनिट लेंथ का सिलेंडर बनाया है। अब सुनो, जितने भी मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करने हैं वो इस सिलेंडर के अंदर बंद हैं। हमने ये माना जितने भी मॉलिक्यूल्स इससे कोलाइड करने हैं वो इस सिलेंडर के अंदर बंद हैं। हम नहीं मान रहे कि इससे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। भाई सारे मॉलिक्यूल्स से कैसे कोलाइड करेंगे? हम मानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत अजम्पशन है, उसमें एक अजम्पशन ये भी है कि मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने मान लिया ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जब स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करेगा तो इससे नहीं कोलाइड कर पाएगा, इससे नहीं कोलाइड कर पाएगा। कैसे कोलाइड करेगा यार? इनके बीच से निकल जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच से नहीं निकल पाएगा, हमें तो नहीं लग रहा। और इन दोनों के बीच से निकलेगा कि नहीं, ये एक सवाल बनता है इसमें प्यारा। समझो, इन दोनों के बीच से निकल जाएगा, दिख रहा है, इन दोनों के बीच से निकल जाएगा, ये भी दिख रहा है, इन दोनों के बीच से नहीं निकल सकता, ये भी दिख रहा है, पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये एक सवाल है। इसी से फॉर्मूला बनाना है। मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल का डायामीटर है स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी, यानी इसको निकलने के लिए यहां पे कम से कम जगह चाहिए होगी स्मॉल डी की। इतनी जगह तो इसको चाहिए होगी अगर बिना कोलिजन के ये जाना चाहता है। यहां पे तो ये जगह इसको मिलने वाली है नहीं, यहां तब मिल सकती है, सुनना ध्यान से सुनना, यहां तब मिल सकती है। अब सुनना, मान लो ये आधा इसके अंदर घुसा हो तो ये हो गया d/2, ये भी आधा घुसा हो गया d/2, और इस सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/2 कितना हो गया, 2d। इससे थोड़ा सा भी दूर ये दोनों मॉलिक्यूल्स गए तो ये कोलाइड नहीं करेगा। मतलब एक इमेजिनरी सिलेंडर जो बनाया है उसका डायमीटर कितना हो, 2d। इस 2d डायमीटर से जितने मॉलिक्यूल्स आ गए, इस 2d डायमीटर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स आ गए वो ही कोलाइड कर पाएंगे। इससे अब देखो मॉलिक्यूल्स कौन से इस सिलेंडर के अंदर आए हैं जो कम से कम, कंसेप्ट है पूरा, नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इन मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं कर सकता, बात खत्म। इनसे करेगा श्योर हो, है ना। डाउट तो इन्हीं वालों का है जो बाउंड्री पे होंगे। भाई डाउट किसका है, जो बाउंड्री पे फंसे हैं कि उससे छू पाएगा कि नहीं छू पाएगा, इससे तो भिड़ ही जाएगा। तो बाउंड्री का मैं ये कह रहा हूं कि उन मॉलिक्यूल्स को चेक करो जो 50% या उससे ज्यादा अंदर हो। तो 50% पे कोलिजन के चांसेस बन रहे हैं, टच करता हुआ निकलेगा। इससे थोड़ा सा अंदर हुए तो भी कोलिजन होगा। इस पे भी कोलिजन हम मान के चल रहे हैं कि टच करता हुआ निकल रहा है, कोलिजन है, साइड से टच करता हुआ जा रहा है। इससे थोड़ा सा भी दूर मॉलिक्यूल गए तो कोलिजन नहीं होगा। मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन है कोलिजन की। तो इसीलिए मैंने यहां तक आने वाले सभी मॉलिक्यूल्स को इस इमेजिनरी सिलेंडर में रिप्रेजेंट किया। समझ रहे हैं, इन सब से तो लड़ेगा ही। यहां तक आने वाले इन सभी मॉलिक्यूल्स को मैंने इमेजिनरी सिलेंडर में, जैसे ये मॉलिक्यूल नहीं आएगा, ये और इनसे नहीं लड़ने वाला, ये मॉलिक्यूल काउंट नहीं होगा। तो वो सिलेंडर का डायामीटर कितना होगा, वो 2d होगा। d से निकलना है, d/2 ऊपर से d/2 नीचे जाएगा, यानी 2d डायामीटर के सिलेंडर में आने वाले सभी मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करेंगे। पहली बात ये समझ में आई। मैंने जानबूझ के सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर मानी है, ठीक है।
अब मान लेते हैं इस गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम x है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम x है, यानी 1 मीटर क्यूब पे x मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मीटर क्यूब पे x मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों इतने बड़े सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर। सिलेंडर का डायमीटर 2d ही क्यों लिया? क्योंकि 2d तक ही कोलिजन होगा। 2d के बाहर जो मॉलिक्यूल्स फॉल कर रहे हैं उनको हम कोलिजन में काउंट नहीं करेंगे, हम सिमेट्री मान के भी चल रहे हैं। 2d के बाहर जो मॉलिक्यूल है, इस डायमीटर के बाहर जो, हम उनको कोलिजन में काउंट, यही लास्ट है जो अंदर आके कोलाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर, देखो यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? x, यानी 1 मीटर क्यूब में x मॉलिक्यूल है ना। तो 2 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2x। तो v मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? vx, है ना। तो अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाए, उसको मल्टीप्लाई कर दो x से। भाई यूनिट वॉल्यूम में x मॉलिक्यूल, तो 2 वॉल्यूम में 2x, 3 वॉल्यूम में 3x, इतने वॉल्यूम में इतना इंटू x। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? पाई, और इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा d, पाई r स्क्वेयर इंटू h। सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है, पाई r स्क्वेयर इंटू h। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब यूनिट वॉल्यूम में x मॉलिक्यूल है, तो इतने वॉल्यूम में इंटू x इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एनसीईआरटी में इसको स्मॉल n लेके रिप्रेजेंट किया है, मैंने x लिया है। कोई दिक्कत है? एनसीईआरटी में स्मॉल n लिया है। क्लियर है एकदम? अब जितने मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर है वो सबके सब कोलिजन करेंगे। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके सब माना कोलाइड करेंगे। जितने मॉलिक्यूल्स 2d के अंदर है, 2d के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका वॉल्यूम लिया सिलेंडर का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने माना यूनिट वॉल्यूम पे x मॉलिक्यूल्स है, माना तो इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स? इतने। और इस सिलेंडर के अंदर वाले सारे मॉलिक्यूल हमने माना टच या कोलाइड कुछ तो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 मीटर ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वेयर इंटू एक्स। एनसीईआरटी इसको n लिख रहा है x को। अब सुनो, पाई डी स्क्वेयर एक्स कोलिजन्स हो रहे हैं 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। बोल सकते हैं इतना, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, यानी एक कोलिजन होगा 1 बाई पाई डी स्क्वेयर एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और यही तो होगी बच्चों मीन फ्री पाथ। भाई ये मीन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्स माना है। ये भी एक असम्पशन है ना, हर जगह थोड़ी ना एक्स। मॉलिक्यूल की डेंसिटी अलग अलग होगी भाई, कहीं मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोज होंगे, कहीं दूर होंगे। आपने एक एवरेज वैल्यू मान ली एक्स। चलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्स, कहीं हो सकता हो 10 मॉलिक्यूल्स हो 1 मीटर क्यूब में, कहीं हो सकता है 100 मॉलिक्यूल्स हो, तो आपने एक एवरेज वैल्यू मानते हैं एक्स। तो ये मीन फ्री पाथ ही तो आई। इसके अंदर से जाते वक्त कितने कोलिजन्स हुए होंगे? जितने मॉलिक्यूल्स उतने कोलिजन। ये मॉलिक्यूल्स इतने कोलिजन्स, इतने कोलिजन्स हुए 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो एक कोलिजन होगा इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, और एक कोलिजन होने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, एक कोलिजन होने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, वही तो फ्री पाथ थी। यानी ये मिल गई मीन फ्री पाथ, खत्म। लैम्डा मीन फ्री पाथ की वैल्यू हो गई 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी को एक लेवल और आगे बढ़ा के देखते हैं। यहां तक एनसीईआरटी में अपन को दे रखा है, एक्स को n लिख रहे हैं। अब एक लेवल और आगे चलते हैं।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को और आगे इस x को और आगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं PV इज इक्वल्स टू nRT, N बाई वी इज इक्वल्स टू P बाई RT। ध्यान से देखो, यहां तक क्लियर है? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1/πd²x। अब मैं x को और अंदर एक्सप्लोर कर रहा हूं कि x की जगह और क्या लिख सकता हूं। मैंने लिखा PV इज इक्वल्स टू nRT और N बाई वी इज इक्वल्स टू P बाई RT। N बाई वी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो। यानी x बाई वी अगर निकालना है तो N बाई वी को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे मिलेंगे? मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, यानी इस पूरे टर्म्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। x बाई वी लिख रहा हूं। x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, यानी इस पूरे टर्म को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। PNA/RT, ये हो गई x की वैल्यू। तो इसी को आप आगे लिख सकते हो 1/πd²। x की जगह PNA/RT, यानी PNA और RT ऊपर चला जाएगा। R is gas constant, T is temperature in Kelvin, pi is constant, D is diameter of one molecule, P is pressure in SI unit, Na is Avogadro number। तो ये था मीन फ्री पाथ। यहां पे काइनेटिक थ्योरी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।